हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। यही हमारा और हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य रहता। तो बस आपको अपनी पढ़ाई क्या करनी है, कंटिन्यू करनी है और अच्छे से पढ़ना है। तो हमारा जो अध्याय चल रहा है वो अध्याय नंबर है 7वां। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है और इस चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। उसका ये लेक्चर नंबर है हमारा चौथा। लेक्चर नंबर कौन सा? हमारा 4 है। तो इसके पहले हमने क्या किया था? इम्यूनिटी पढ़ा था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम करने वाले एलर्जी पढ़ेंगे और स्व प्रतिरक्षा रोग भी पढ़ेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और इजी है, अभी आपको आसान तरीके से एकदम समझाएंगे और आपको समझ में आ भी जाएगा। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, अब जैसा कि हमने इस चैप्टर का नाम बता दिया आपको, पहली बात तो लिखते हैं हम, ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर है हमारा 7वां। और इस अध्याय का नाम क्या है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये हमारे अध्याय का नाम है। और लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? ये लेक्चर नंबर हमारा है 04 या 4 बोल दीजिए। ठीक है। अब आपने ऐसा तो है नहीं कि एलर्जी शब्द कभी सुना नहीं है या आपको किसी चीज, हाँ ऐसा भी तो नहीं है कि हर व्यक्ति को एलर्जी होती भी है, समझे, लेकिन ये शब्द आपने सुना होगा। कोई कहता है कि हमें धूल से एलर्जी है, हम धूल के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें जुकाम हो जाते हैं और भी चीजें हो जाती हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारा जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन वाला अध्याय था उसमें जिक्र किया गया था कि पराग कणों से भी क्या होती है? एलर्जी हो जाती है। किसी किसी को किसी चीज की स्मेल से एलर्जी होती है। तो एलर्जी कई प्रकार की हो सकती है। अब ये जो एलर्जी होती है ये आनुवांशिक आनुवांशिक भी हो सकती है। मान लो जो एलर्जी आपकी माता पिता में से किसी में थी तो वही संतानों में भी आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा ये जीवन के किसी पड़ाव में भी क्या हो सकती है? उत्पन्न हो सकती है। या जन्मजात, आपको बता दिया, अगर आनुवांशिक होगी तो वो जन्मजात मिलेगी। अगर जीवन के पड़ाव में आ जाए तो आपकी क्या हो जाएगी? एक्वायर्ड में जोड़ लीजिए कि आपने उपार्जित कर ली वो। ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को एलर्जी हो हर एक चीज से। ठीक है। अब ये होती क्यों है और ये कैसे होती है ये बताते, बस छोटा सा टॉपिक है आज का, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ये थ्योरी वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या क्या करते हैं, कहीं भी एक पेज ऐड कर लेते हैं। चलो कहीं भी एक पेज ऐड कर लेते हैं। चलो यहाँ कर लिया हमने पेज, यहाँ पर क्या कर लिया हमने? यहाँ पर पेज एक ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जैसे बताते हैं, यहाँ पर हम दो व्यक्ति बनाएंगे। ठीक है। जो हमसे नहीं बनते हैं कभी भी, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। आपको समझ लेना कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है। ठीक है। वैसे तो ये इतनी बुरी शक्ल का कोई व्यक्ति नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर ली हमने बनाने की। ठीक है। आपको तो समझने से मतलब है, व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पर एक चिंकी एक मिंकी यहाँ पर। ठीक है। मान लीजिए व्यक्ति ए। ठीक है। कोई व्यक्ति ए है। अब ए से जिसका नाम आ रहा वो अपने आप को सजेस्ट कर लीजिए। और यहां पर व्यक्ति क्या है हमारा? बी। ठीक है। अब आपको पता है कि सबके अंदर क्या होती है? मास्ट सेल होती है, मास्ट कोशिकाएं होती है, जिसके अंदर क्या होता है हमारा? हेपेरिन होता है, हिस्टामिन होता है, सीरोटोनिन होता है। ये सब चीजें क्या होती हैं? भरी हुई होती है। ठीक है। तो क्या होता है दोनों के अंदर हम बनाते हैं, इसके अंदर क्या है? ये मास्ट सेल है, इसके अंदर ये मास्ट सेल है। अब इन मास्ट सेल के अंदर क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब होते हैं कण। अब वो हेपेरिन के हो सकते हैं, सीरोटोनिन के हो सकते हैं, ठीक है, हिस्टामिन के हो सकते हैं। इस प्रकार से इसमें भी भरे होंगे। जैसे ये क्या है हमारा? मास्ट सेल अपनी दी गई है। क्या दी गई? हमारी मास्ट सेल दी गई है। अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं हमारे, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, इनका नाम लिख दे हम। ये हमारी कौन सी कोशिकाएं हैं? मास्ट सेल या मास्ट कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। इनके अंदर हमारे ये क्या भरे हुए हैं? मान लीजिए हिस्टामिन भरा है या सीरोटोनिन भी भरा हो सकता है। ठीक है। हिस्टामिन या सीरोटोनिन भी भरा हो सकता है। यहां पर भी भरा है हिस्टामिन, एंड कर दीजिए, एंड सीरोटोनिन। ठीक है। और ये हमारी क्या होती है? मास्ट सेल होती है। क्या होती है? मास्ट सेल। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको समझना।
दोनों व्यक्तियों के पास क्या है, मास्ट सेल है। बस फर्क क्या होता है इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में फर्क ये होता है, पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस बना देना, इस छोटी क्लास में करते थे कि दोनों में अंतर आपको बताने हैं, तो अब इन दोनों में आपको अंतर आपको बताने हैं। अब अंतर बताने हैं आपको, तो देखो भाई, देखो ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति ए है, इसका ये जो मास्टर सेल है, इसके ऊपर कोई भी ग्राही नहीं लगी हुई है। ग्राही मतलब रिसेप्टर। रिसेप्टर किस लिए, कि बाहर से कोई भी, जैसे धूल आ रहा, धूल आ रही है, आ रहा, ठीक है, उसके जेंडर पे नहीं जाएंगे, धूल आ रही है, पराग कण आ रहे हैं, या कोई स्मेल आ रही है, कुछ भी चीज आ रही है, तो वो आकर के इन मास्ट सेल के साथ नहीं बंधेगा। क्यों नहीं बंधेगा, क्योंकि इनके पास कोई भी क्या है, ग्राही या रिसेप्टर नहीं है। आपको ये चीज तो पता है कि कोई भी चीज कब किससे बंधती है, जब उसके लिए उसका क्या हो, रिसेप्टर हो। समझे, जैसे आप बाजार में गए, तो बाजार में तो बहुत से लोग होते हैं, तो क्या आप हर एक व्यक्ति के गले मिलते हो, नहीं मिलते ना। आपका जिसके साथ रिलेशन होता है, आप जिसको जानते होते हो, तभी तो उसके साथ आप गले मिलते हो, उससे हाथ मिलाते हो, उससे बातचीत करते हो, उससे परिचित होते हो। कहीं ना कहीं दूर का कोई ना कोई रिश्ता होता, तभी तो आप मिलते। इसी प्रकार से अब यहां से कोई पराग कड़ा है, इसकी पर कोई रिश्तेदारी वाला कोई इफेक्ट ही नहीं है, मान लो यहाँ पर कोई रिसेप्टर या ग्राही नहीं है, तो वो इससे आकर के नहीं बनेंगे, तो ये अपनी नॉर्मल जिंदगी में जी रहे होंगे मास्टर सेल बराबर, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो हमारा व्यक्ति बी है, व्यक्ति बी है, इसके या तो ये आनुवांशिक हो सकता है, देखो आपको हमने पहले बता दिया, ये तो या तो ये आनुवांशिक हो सकता, तो इसको ये जन्मजात मिलने वाला, या जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हमारा जो जीन होता है या डीएनए होता, उसमें क्या हुए, कुछ परिवर्तन हो गए और उसने एक जीन या प्रोटीन बनाई। उसने क्या बनाई, एक जीन या क्या बना दी, प्रोटीन बना दी। मान लो ये प्रोटीन हमने क्या करी, बना दी, ठीक है, ये क्या बना दी हमने, ये प्रोटीन बना दी, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन होती है, ये जाकर के जुड़ जाती है किससे, मास्ट सेल के साथ। अब उसी कलर से बना देंगे, तो ये प्रोटीन क्या होती है, किसके साथ जुड़ जाती है, हमारी मास्ट सेल के साथ जुड़ जाती है, ठीक है भाई। अब इसके पास क्या आ गया, रिसेप्टर तो आ चुके हैं। अब रिसेप्टर आ चुके हैं, तो अब इससे क्या होंगे, हमारी एंटीबॉडी आकर के जुड़ जाती है, ठीक है। अब कुछ टीचर ये बताते हैं कि सीधा यहां से आईजीई एंटीबॉडी बनी, वो आकर के यहां जुड़ गई, ठीक है। बहुत डीप नहीं जाना, बस आपको थोड़ा सा एलर्जी के बारे में समझना, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कुछ बताया नहीं गया। उसमें तो ये बताया गया कि मास्ट सेल फटती हैं, हिस्टामिन सेरोटोनिन मुक्त हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज या एलर्जी का कारण बनते हैं। अब यहाँ पर ये प्रोटीन जुड़े। अब इन प्रोटीन से आपने अगर ध्यान दिया हो, तो एंटीबॉडी का जो वो सॉरी एलर्जी की जो एंटीबॉडी होती है, वो होती है आईजीई होती है हमारी, जो क्या बोलते हैं, एलर्जी की जो एंटीबॉडी होती है वो हमारी कौन सी होती है, आईजीई होती है। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा पास, इस वाले को उठा के फिर यहाँ लगा दो, दूर दूर थोड़ा सा बना दें ताकि बन जाए, ठीक है। इनसे क्या होती है, हमारी एंटीबॉडी आकर के जुड़ जाती है। एंटीबॉडी का डायग्राम तो आप देख चुके हैं, एंटीबॉडी का डायग्राम तो आप देख चुके हैं, ठीक है। अब ये यहां पर हमारी क्या लगी है, आईजीई एंटीबॉडी लगी है। जीवन के किसी एक पड़ाव में ये कहानी हो रही है, जीवन के किसी एक पड़ाव में क्या होगा, हमारे जीन से कोई प्रोटीन बनी, वो जाकर के जुड़ गई किससे, मास्ट सेल से। अब इन मास्ट सेल से आकर के जुड़ गई हमारी आईजीई एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी जुड़ गई। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमें एलर्जी होती है उसके लिए एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीई एंटीबॉडी होती है। कौन सी होती है, आईजीई, आईजीई एंटीबॉडी होती है। अब यहां पर आईजीई एंटीबॉडी लगी। अब बाहर से कोई कण आया, बाहर से कण कोई आया, मान लीजिए किसी व्यक्ति को डस्ट के पार्टिकल से क्या थी, एलर्जी थी, वो आकर के क्या होगा, इनसे आकर के जुड़ेगा, इनसे आकर के क्या होगा, जुड़ेगा। जब ये इनसे आकर के जुड़ेगा, तो ये जो हमारी मास्ट सेल है, हमारी ये जो मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल क्या होंगी, फट जाएंगी। मास्ट सेल क्या होंगी, फट जाएंगी। और जब मास्ट सेल फट जाएंगी, तो आपको पता है कि जब मास्ट सेल फट जाएंगी, तो इससे ये हिस्टामिन क्या होगा, बाहर निकल आएगा। हिस्टामिन क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। ये कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड में आ जाएगा। और हिस्टामिन का काम क्या होता है, ये वैसोडायलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता, वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर होता क्या, ये क्या करता, हमारी जो रुधिर वाहिनियां होती है उनको फुलाने का काम करता है। रैसेस पड़ने लगते हैं, देखा होगा आपने, जब भी एलर्जी होती है तो वहां पर हमें बहुत तेज इचिंग होती है, उसकी वजह से वहां पर क्या होती है, सूजन आ जाती है। समझे आप, सूजन क्यों आई,
क्योंकि वजह से क्या हुआ, हिस्टामिन रिलीज हुआ, और हिस्टामिन का काम होता है रुधिर वाहिनियों को फुला देता है। समझ में आया? तो ये व्यक्ति क्या था, साधारण व्यक्ति था। क्या था व्यक्ति? साधारण। इसके अंदर क्या हुए, धूल के कण आए, इनसे बंध ही नहीं पाएंगे, इनसे बंधेंगे नहीं तो ये फटेंगे नहीं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, धूल के कण आए, धूल के कण आए और जाकर के किससे, एंटीबॉडी के साथ जुड़ गए। जब वो एंटीबॉडी के साथ जुड़े तो उससे की वजह से क्या हुआ, ये जो हमारी मास्ट कोशिकाएं थी ये फटी। देखो फटना दिखाते हैं हम आपको। ये क्या हुई, यहां से हमारी क्या हो, मास्ट कोशिकाएं क्या हुई हमारी, फटी, और वहां से क्या हुए हमारे, ये हमारे हिस्टामिन क्या होगी, बाहर निकल गए। ठीक है भाई। तो ये होता है हमारा क्या, एलर्जी। इसी की वजह से हमें क्या होती है, एलर्जी कोज होती है। अब एलर्जी जन्मजात भी हो सकती है, जिंदगी के किसी पड़ाव में भी हो सकती है। तो इतना समझ में आ गया कि आपको जो एलर्जी होती है वो किन दो रसायनों के कारण होती है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन की वजह से होती है। ठीक है। अब जो हमें एलर्जी करते हैं, ये जो पार्टिकल्स बाहर से आए हैं, ये जो हम एलर्जी कर रहे हैं, इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इन पार्टिकल्स को बोलते हैं हम क्या, एलर्जन। जो हमें एलर्जी करे उन्हें हम क्या कहते हैं, एलर्जन बोलते हैं। जो हमें एलर्जी करे उसे हम क्या बोलते हैं, एलर्जन बोलते हैं। लो भाई इतना था हमारा एलर्जी का, जो क्या होता है हमारा कंप्लीट होता है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया क्या कहलाती है, एलर्जी कहलाती है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजन, अब प्रतिजन वो कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन या परागकण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की चीजों से क्या होती है, एलर्जी होती है। किसी को किसी क्रीम से, या मान लो उसमें कुछ केमिकल उससे एलर्जी है, किसी को किसी स्मेल से एलर्जी है। तो ठीक है, तो एलर्जी हर प्रकार की हो सकती है। अब एलर्जन ऐसे पदार्थ जिनके प्रति एलर्जी जैसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एलर्जन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए धूल में चिचड़ी, मतलब डस्ट वगैरह, और परागकण, और प्राणी लघुशल्क, जो मुर्गे वगैरह होते हैं उनके पंखों से वो जो डस्ट निकलती है, वो प्राणी लघुशल्क बोलते हैं। एलर्जनों की प्रति बनने वाली जो प्रतिरक्षियां होती हैं वो क्या होती है, आईजीई प्रकार की होती है। क्या होती है, एलर्जनों की प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियां आईजीई प्रकार की होती है। देखो अभी अगर जिसको ना समझ में आया वो फिर से बता दूं। जीवन का कोई एक पड़ाव है, ठीक है, उस पड़ाव में क्या हुई, कुछ प्रोटीन बनी। ये प्रोटीन क्या करती हैं, जो भी बाहर से पार्टिकल्स आते हैं उनको डिटेक्ट करती हैं, उनको समझती हैं। जब ये उनको समझती है तो उनके लिए क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। और वो एंटीबॉडी आकर के इन प्रोटीन से जुड़ जाती है। क्या होती है, इन प्रोटीन से आकर के जुड़ जाती है। और इन प्रोटीन से जब ये ये प्रोटीन से जब एंटीबॉडी जुड़ती है तो इन्हीं एंटीबॉडी से वो आकर के हमारे क्या होंगे, एलर्जन जुड़ेंगे। जब एलर्जन आकर के एंटीबॉडी से जुड़ेंगे तो उनको खत्म करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होंगी, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी मास्ट सेल फट जाती है। जब मास्ट सेल फटती हैं तो उससे हिस्टामिन और सीरोटोनिन क्या होता है, मुक्त होता है। समझे आप? आईजीई मास्ट कोशिकाओं के संपर्क में आकर उनसे हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों को करती है, उत्पन्न करवाती है। इनके परिणाम स्वरूप एलर्जिक क्रियाएं क्या होती हैं, शुरू हो जाती हैं। अब इनके लक्षण क्या होते हैं एलर्जी में, छींक आती है, नाक हमारी पनीली हो जाती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, कॉमन लक्षण होते हैं। छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, और सांस लेने में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। ये सब हमारे क्या लक्षण है, किसके, एलर्जी के लक्षण है। अब एलर्जी के कारण का निर्धारण देखो भाई, रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। देखो अब एलर्जी के कारण का निर्धारण कैसे करते हैं, हम समझते हैं कि हमें पता कैसे करेंगे कि इस व्यक्ति को इस चीज से एलर्जी है। तो करते हैं, उस जिस वातावरण में रहा उसके कांटेक्ट में आने वाली हर चीज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको देंगे। तो जिसकी प्रति वो क्या कर दिखाए, अनुक्रिया दिखाए, तो उससे उसे एलर्जी होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह या वैक्सीन तैयार करते हैं ताकि उसको एलर्जी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन, एंटी एड्रेनालिन वगैरह कह देते हैं, उसको ट्रीटमेंट में देते हैं। ठीक है। अब एंटी मतलब क्या होता है, विपरीत। हिस्टामिन का काम था फटके रुधिर वाहिनियों को फैला रहा था, तो उसकी जगह पर हम क्या दे देंगे, एंटी हिस्टामिन, जिसकी वजह से हिस्टामिन अपना क्या करे, पूरा प्रभाव ना दिखा पाए। एंटी हिस्टामिन या प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड जैसी क्या करते हैं, औषधियों का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, एलर्जी के लिए, ताकि इसके लक्षण क्या हो, जल्दी कम हो जाए। अस्थमा, अस्थमा श्वसन संबंधी विकार, डिसीज है जो एलर्जी से होता है। जो अस्थमा होता है, अस्थमा आपने सुना होगा, जब सांस लेने में दिक्कत होती है, फुफ्फुसा लिए रहते हैं, उसको ऐसे प्रेस करके क्या होते हैं, ब्रीथ लेते हैं। तो ये भी क्या हो सकता है, एलर्जी से रिलेटेड हो सकता है।
आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी। देखो आजकल की जो छोटे छोटे बच्चे मान लीजिए या युवा वर्ग मान लीजिए, इनकी इम्यूनिटी क्या होगी, अब सप्रेस हुई है। सप्रेस मतलब होता है कम होना, कम हुई है, जिसकी वजह से क्या होगी, एलर्जी के प्रति ये क्या हो गया, ज्यादा अग्रसर हो गया। मतलब इन्हें हर एक थोड़ी थोड़ी सी चीजों से क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। पहले क्या होता था कि लोग धूल डस्ट में फैलते रहते थे, तो वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, उसके लिए पहले से ही क्या होती थी, एंटीबॉडी बन जाती थी, समझे, पहले से ही वो तैयार रहते थे। लेकिन अब के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव है, प्रति संवेदनशील है। भारतवर्ष के महानगरों के अधिकाधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशीलता के कारण एलर्जियों और अस्थमा से पीड़ित रहते हैं। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित वातावरण में रखना हो सकता है। हम बच्चे को जितना ज्यादा हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे छोटे से ही, बच्चा उतना ही ज्यादा बीमार होता है। कल हमने पिछले वाले लेक्चर में अपना ये चीज समझी भी थी। अब यहाँ पर आता स्व प्रतिरक्षा रोग, स्व प्रतिरक्षा रोग या ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। ठीक है, कल अगर आपको याद हो तो हमने आपको टी लसिकाडू के बारे में बताया था, और टी लसिकाडू में आपको बताया था एक टीसी सेल के बारे में, जो हमारी टी लिम्फोसाइट थी, उसमें एक किलर सेल या खत्म करने वाला, कोशिका खत्म करने वाले भी लसिकाडू बताए थे। एक हमने हेल्पर सेल बताया था, आपको टीसी सेल बताया था, टीसी लिम्फोसाइट बताया था। तो जो हमारी टीसी सेल होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी बाहर से पैथोजन आते हैं या जो भी रोग कराते हैं वो खत्म करने का काम करती है। ये तो आपको नॉर्मल बताया था हमने। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे बच्चा क्या हो, बच्चे को स्कूल भेजा हमने, ठीक है, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया, लेकिन किसी कारणवश बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई थी वो कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं हो पाई, वो सही गलत में फर्क नहीं कर पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं तो वो गलत करेगा ना। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी क्या होती है, टीसी सेल होती है। ये कहाँ जाती थी, थाइमस में जाती थी, किसके लिए, पढ़ने लिखने के लिए, परिपक्व होने के लिए, ताकि ये अपनी कोशिकाओं में और पराई कोशिकाओं में भेद कर सके। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश वो कोशिकाएं क्या हो पाई, उतनी परिपक्व नहीं हो पाई। कौन सी कोशिकाएं, टीसी कोशिकाएं। या तो ये शुरुआत में हो सकता है, या तो ये इनका परिपक्व सही से नहीं हुआ, या इनकी याददाश्त चली गई, समझे आप, क्योंकि टीसी सेल में इतनी कैपेसिटी थी कि ये अपनी और पराई कोशिकाओं में फर्क ये समझ लेते थे। लेकिन किसी कारणवश ये अपनी और पराई कोशिकाओं में क्या कर पा रहे, फर्क नहीं समझ पा रहे। जब ये अपनी और पराई कोशिकाओं में फर्क नहीं समझ पाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी ही कोशिकाओं को करते हैं नष्ट करने लग जाते हैं। और जब ये अपनी कोशिकाओं को नष्ट करेंगे तो कोई ना कोई बीमारी होगी, बनी सी बात है। तो इसी को हम बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग। अपनी खुद की प्रतिरक्षा को करना, हमें खत्म करना, ये कहलाता स्व प्रतिरक्षा डिसऑर्डर या स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता। ठीक है, डिसऑर्डर का मतलब होता है रोग। उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित, स्मृति आधारित मतलब मेमोरी पर बेस्ड, जो उपार्जित एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, अपनी कोशिकाओं और विजातीय कोशिकाओं, अपने और पराय कोशिकाओं में फर्क करना समझती थी। जो हम लोग हैं, हमारे अंदर जो टीसी सेल है, उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, उनके पास ये मेमोरी होती है कि वो अपनी कोशिकाओं को और पराई कोशिकाओं को पहचान सके। लेकिन किसी कारणवश क्या होता, या वो आनुवांशिक भी हो सकता है, आनुवांशिक हो सकता है, या किसी कारणवश जीवन के पड़ाव में उनकी मेमोरी चली जाए, याददाश्त चली जाए, अब वो अपने ही तरफ मुड़ जाए, वो अपने ही कोशिकाओं को मारने लगे। तो इसी को बोलते हैं अपने हुए पराये वाली कहानी होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, वो अपने ही कोशिकाओं को करते हैं, किल करना शुरू कर देती है। इसी को हम बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा इम्यूनिटी। तो ये क्या कहलाती है, हमारी स्व प्रतिरक्षा इम्यूनिटी या ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। ठीक है, सेल्फ नहीं बोलेंगे, ऑटो बोलेंगे। ऑटो मतलब ये 100 होता है। ठीक है, तो कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देती है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और यह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है, जिसमें हमारा कौन सा होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आम बाती संधि शोथ। ये इसका क्या होता है, एक मेन रोग होता है या मुख्य रोग होता है। किसके द्वारा, स्व प्रतिरक्षा रोग या ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर के द्वारा। लो भाई, बताया था आपको, ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक था, जो यहाँ पर हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने क्या नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एड्स के बारे में। देखो एड्स क्या है, एक बड़ा टॉपिक है, तो आप उसमें लापरवाही नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको थैंक यू बड़ा सा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार जमकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।